जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं अपनी मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में। आज हम स्वतंत्रता के अधिकारों को देखेंगे। लास्ट की क्लास में हमने समानता के अधिकारों को देखा था, जहां पे हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के बारे में एक एक करके विस्तृत रूप में जाना था कि इसके तहत, संविधान के तहत इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनको हमने समझा था और उनके उदाहरणों को भी देखा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकारों को। पहली चीज कि जो आपके मौलिक अधिकार है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपसे पहले ही कहा है, बल्कि ये एक नागरिक होने के नाते हमें जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज, कितने टाइप के होते हैं मौलिक अधिकार, ये चीज आप बराबर ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि ये एक एक चीज जब आप लोग पॉइंट को, एक फिगर को अपने माइंड में तैयार रखेंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। हमने पहले समानता के अधिकार को देख लिया, अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकारों को देखेंगे। अब ये स्वतंत्रता के अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही ट्रिक बताई थी, 5 4 2 4 2 1। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये 4 है, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। हम लोग सारे अनुच्छेदों को देखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 को एक विस्तार से देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग पहले देखते कि अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता के अधिकार में 6 टाइप के अधिकार रखे गए हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब ये 6 के 6 अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको पहली चीज तो ये 6 अनुच्छेद क्या है इनको देखेंगे, फिर इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं संविधान में, उनको देखेंगे। अगर इनको अच्छे से समझ लिया आपने तो पहली चीज, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। एक आम नागरिक होने के नाते आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी इस चीज के लिए। और साथ में अब एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन अनुच्छेदों के अंदर घुस के बनते हैं, यानी कि और थोड़ा डीप जाने लगे तो उनको भी आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार के आपके प्रावधान रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आपका कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध, निरायुध का मतलब बिना आपके हथियार के सम्मेलन का अधिकार, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तीसरा आपका कहता है संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। क्या होती है सहकारी समितियां और कैसे संघ बनाना है, यानी कि इसके लिए जो भी प्रावधान रखा गया है इस अनुच्छेद में उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका हो गया 19 का 3। फिर 19 का 4, 19 का 4 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र, यानी कि जो भारत की सीमा है, यानी कि भारत के इस पूरे भारत के अंतर्गत आपके राज्य क्षेत्र में कहीं भी सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि कहीं भी आने जाने का अधिकार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इन सब जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आपके प्रावधान रखे गए हैं, उनमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार, उसके बारे में भी देखेंगे। फिर 19 आपका 19 का 5वां क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने एवं बस जाने का अधिकार। और आपका अंतिम है 19 का 6, ये कहता है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये पहली चीज तो हमें अपने दिमाग में इस चीज को एकदम बसा लेना है कि जो 19 के अंतर्गत आपके 6 अनुच्छेद, 6 भाग हैं, वो क्या क्या है, क्योंकि ये आप एग्जाम में पूछते हैं कि 19 के 1 में क्या है, 19 के 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो इन 6 की 6 चीजों को हम लोग को याद रखना है कि जहां पे 19 के 1 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 कहता है कि शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, 3 कहता है संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, 4 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, 5वां कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने एवं बस जाने का अधिकार, और अंतिम है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब हम लोग इन 6 प्रावधानों को एक एक करके समझने वाले हैं। एकदम अपने चश्मों को खोल लीजिएगा, एकदम कान को खोल लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि आपके बोलने का अधिकार। हमारे पास 19 के 1 के अंतर्गत यह प्रावधान है, ये एक शक्ति है, पावर है आम नागरिकों के लिए, क्योंकि कोई भी संविधान तब ज्यादा अच्छा होता है जब वहां पे एक अधिकार भी हो और कर्तव्य भी हो, यानी कि नागरिकों के पास अधिकार भी हो और साथ में नागरिकों को कर्तव्य भी हो कि उसको क्या अधिकार है और क्या वो कर्तव्य है उसके राज्य के प्रति। अभी हम लोग अधिकारियों को देख रहे हैं, तो अधिकारों में आपका 19 का 1 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है कि आपको बोलने का अधिकार है। आपके पास ये नहीं कि आपकी जो बोलने की तरीका है, आपका आपके बोलने से कोई दंगा वगैरह हो रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है, तो ऐसा आपके पास राइट नहीं है। ना ही आपके बोलने से किसी दूसरे इंसान को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा आपके पास राइट नहीं है। बाकी आपके पास अपनी बातों को रखने का अधिकार है।
अब इसके तहत भी कई सारे प्रावधान रखे गए हैं, जैसे अब इनको समझिएगा कि यहाँ इसके अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है, यानी कि आप कोई मीडिया का काम कर सकते हैं, साथ में शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक आपको राइट दिया गया है कि जो सरकार है या फिर पुलिस है वो आपके फोन को टैप नहीं कर सकती। ये चीज याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि आपका कोई फोन टैप करता है तो ये भी आपके पास राइट है कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये और का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कई चीजें हैं, जैसे कि बात उठती है कि वर्तमान दौर में या फिर और भी पहले हम लोग देख सकते हैं कि क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कभी उल्लंघन नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अभी वर्तमान दौर में ही देखें तो जो आपकी प्रेस रिपोर्ट आई थी उसके तहत ही भारत की रैंकिंग 180 देशों में 142वीं हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लोगों की जो स्वतंत्रता है उसके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, जो कि एक स्वच्छ संविधान के लिए, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए कह सकते हैं ये समस्या, क्या एक कह सकते हैं समस्या है। तो अभी हमने देखा क्या है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है कि आप बिना हथियार के कोई सम्मेलन कर सकते हैं, कोई सभा आयोजित कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो जो सभा है या फिर वो जो सम्मेलन है ये शांतिपूर्वक तो हो ही, यानी कि बिना हथियार के हो और साथ में एक अच्छे उद्देश्य के तहत हो। अब जैसे अभी हम वर्तमान दौर के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो आपका किसान आंदोलन चल रहा था वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि ये बिना हथियार के और शांतिपूर्वक किया गया एक आंदोलन था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना रहता है कि अगर हम हिंसा के दम पे कोई काम करें तो हमको सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अपने इतिहास को भी उठा के देखते हैं तो गांधी जी द्वारा किए गए सभी आंदोलन जो कि अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते हुए उनके द्वारा आंदोलन किए गए थे, उसी का रिजल्ट है जो हमको स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन हम लोग उस बात पे नहीं जाएंगे, वो राजनीतिक मुद्दा कहीं ना कहीं उठने लगता है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि सफलता हमें आपके अहिंसात्मक कार्यों से मिलेगी, ना कि हिंसात्मक कार्यों से, जो कि आपके संविधान में भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी सम्मेलन करते हैं, कोई भी सभा करते हैं तो वो बिना हथियार के हो, शांतिपूर्वक आयोजित की जानी चाहिए। एक बात आप लोग को और ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपका मूल आपका संविधान था उसके तहत जो आपके आर्टिकल 19 के तहत जो आपके 6 अधिकार रखे गए थे, वहां पे 6 अधिकार नहीं थे बल्कि 7 अधिकार थे, जिसमें 7वां अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था। उसको आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग अनुच्छेद 31 में आगे पहुंचेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और क्यों ऐसा किया गया कि उसको एक संपत्ति मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा कि 7 आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार थे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो ये शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार इसीलिए है ताकि लोग अपनी बातों को रख सके, उनके पास अधिकार है किसी चीज का विरोध करने का, कोई सम्मेलन करने का, कोई आयोजन करने का, लेकिन वो ऐसा आयोजन हो जो शांतिपूर्वक हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हड़ताल करने का आयोजन अधिकार नहीं दिया गया है संविधान में। ये बात कहीं नहीं रखी गई है कि अनुच्छेद आपके 19 के 2 के अंतर्गत हड़ताल वगैरह की जाए, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संगम या सहकारी समिति क्या है कि आप कोई संघ बना सकते हैं, आप कोई फर्म बना सकते हैं, या फिर अपना कोई एक सहकारी समिति बना सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को लेकर के उसको हेल्प करने के लिए। ये ग्रामीण स्तरों में भी बनती है और शहरी स्तरों में भी बनती है। जैसे मत्स्य के आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने के लिए एक सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाता है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार कैसे है, मतलब कब इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इसके तहत जो आपके सहकारी समितियां, अभी सहकारी मंत्रालय भी बना दिया गया है हाल ही में, तो इसको याद रखिएगा जो सहकारी समितियां था उसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया और इसको 19 के 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बनाया गया। साथ में इसको केवल मौलिक अधिकारों में नहीं, इससे रिलेटेड एक भाग भी बनाया गया जिसको हम लोग 9 का खा में पढ़ते हैं। ये भाग है, इसको भी याद रखिएगा। और साथ में इससे रिलेटेड जो आपका प्रावधान है वो 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक रखा गया। याद रखिएगा
ये अनुच्छेद याद रखिएगा क्योंकि अब सहकारी समितियां एक मंत्रालय बन गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने आपको पहले बताया था कि जो आप एक क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपका करंट से रिलेवेंट करके बनाया जाता है। अब जैसे सहकारी समितियां एक मंत्रालय बना दिया गया है, तो इससे यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें अनुच्छेद में संशोधन किस अनुच्छेद में रखा गया है, साथ में कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, इसको कौन से भाग में रखा गया है, अगर इसको पंचायती राज में रखा गया है इसको तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो 243 जेड एक्स से लेकर के 243 जेड टी तक याद रखिएगा। ठीक, तो ये अभी हमने आपका 19 का 3 देखा, संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। फिर आता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि आप भारत में कहीं भी भारत की सीमा के अंतर्गत आप किसी भी राज्य में किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में आप आसानी से वहां पे आबाद जा सकते हैं, घूम सकते हैं। वही चीज यहाँ पे कही गई है, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बात रखी गई है कि आप किन क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां पे किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब वो क्षेत्र होते हैं जैसे कि जहां पे जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। अब ये क्यों रखा गया है, ताकि उनके अधिकारों की, उनकी संस्कृतियों का कुछ क्षरण ना हो। जैसे अभी इनर लाइन परमिट का जो प्रावधान था वो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में रखा गया था इनर लाइन परमिट का अधिकार। यानी कि अगर आप इन राज्यों में यात्रा करते हैं तो वहां पे आपको पहली चीज तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस राज्य के लोगों को एक आशंका रहती है कि उनकी संस्कृति का हनन बाहर से आए हुए लोगों द्वारा किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि धर्म और संस्कृति एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रावधान रखा गया इनर लाइन परमिट के तहत कि यहाँ पे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक ना रुके यहाँ पे, और साथ में कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो ये प्रावधान रखा गया कि अनुच्छेद 19 के 4 में कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध घूमने एवं बस जाने का अधिकार, यानी कि आप अस्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में जाकर के घूम भी सकते हैं और स्थायी रूप से दूसरे राज्य में जाकर के बस भी सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप मध्य प्रदेश घूमने भी जा सकते हैं, और मध्य प्रदेश में आप स्थायी रूप से वहां पे रह सकते हैं, वहां के निवासी भी बन सकते हैं। ये भी आपके पास राइट दिया गया है, जिसकी चलते ही हम लोग आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य केवल टिकट लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रावधान और है कि ये चीजें जितनी भी हैं ये केवल भारत के सीमा के अंतर्गत है। अगर आप भारत की सीमा के बाहर यानी कि दूसरे विदेश में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ता है, वो फिर एक अलग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे आवास संचरण और घूमने और बस जाने का अधिकार दिया गया है, ये एक दूसरे के पूरक है, ये अनुच्छेद याद रखिएगा। और फिर लास्ट में आता है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। आप अपनी दुकान खोलने से लेकर के बड़ा व्यापार कर सकते हैं, एमएसएमई क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे अधिकार दिए गए हैं आपको अनुच्छेद 19 के 6 के अंतर्गत। हाँ, यहाँ पे भी देखिए जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें एक चीज याद रखिएगा कि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है किसके आधार पे, जब आपके राज्य के एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना हो या फिर सुरक्षा की दृष्टिकोण से कि खतरा बनना हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य इन जो अनुच्छेद हैं इनमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। यही चीज यहाँ पे भी कही गई है 19 के 6 के अंतर्गत कि अगर आप लोग कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यक्ति अयोग्य है, ये राज्य दे सकता है, राज्य के पास अधिकार है, व्यक्ति अयोग्य है और या फिर राज्य के लिए खतरा हो सकता है इस व्यापार से या किसी चीज से, तो वहां पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ये सारे प्रावधान आपके अनुच्छेद 19 में किए गए। एक चीज आपको और याद रखने वाली बात है कि जो आपके अनुच्छेद 19 है ये नागरिकों को प्रावधान प्रदान नहीं किया गया, यानी कि जो नागरिक नहीं, विदेशी नागरिकों को। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद आपका 16, 29 और 30 ये 5 प्रावधान है जो आपके विदेशी नागरिकों को आपके प्रावधान प्रदान नहीं किए गए हैं, ये भारतीयों को यानी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो विदेशियों के लिए भी है और भारतीयों के लिए भी है। तो अनुच्छेद 19 को याद रखिएगा कि ये केवल है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी के लिए। और भारतीय नागरिक कौन होते हैं ये हमने आपको नागरिकता में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को देखा। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 में कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 19 को हमने अच्छे से समझा, अब देखेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है।
अनुच्छेद 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपको एक नागरिक होने के नाते, हमने पहले चीज बताया कि आपको समझना जरूरी है। साथ में जो लोग पुलिस से डरते हैं, यहाँ पे अगर आपको इस चीज के बारे में पता होगा तो आप पुलिस से आज से डरना बंद कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहली चीज तो वनडे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 20 करता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग जाएंगे कि यहाँ पे कहा क्या गया है। देखिए, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके अंतर्गत 3 प्रावधान रखे गए। पहला रखा गया है कि कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। क्या है इसके बारे में अभी देखते हैं हम लोग। फिर दूसरा है कि दोहरी क्षति नहीं, और तीसरा है स्व अधिशंसन नहीं। पहली चीज हम लोग समझते हैं कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। अब इसका मतलब समझिएगा, देखने में लैंग्वेज बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया जो एक अपराध की श्रेणी में, जिस वक्त आपने वो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में विधि के अंतर्गत यानी कि कानून के अंतर्गत दर्ज नहीं है, तो आपको उसके लेकर के यानी कि उस काम को लेकर के आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके काम करते समय जिस वक्त आपने वो काम किया है वो किसी विधि के अंतर्गत यानी कि किसी कानून के अंतर्गत उसके बारे में कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो आपको पहली चीज दोषित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई क्राइम तो तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसको विधि के अंतर्गत उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने चोरी की या आपने कुछ भी किया, XYZ कोई भी ऐसा काम किया जो उस वक्त विधि के अंतर्गत नहीं आया हुआ है, उसके लिए सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपको पुलिस उस चीज को लेकर के आपको पकड़ के लेके जाती है, उस क्राइम के उस चीज के लिए, क्राइम तो तभी कहेंगे जब वो विधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपके पास ये राइट होगा कि आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 20 के तहत कि ये उनका राइट नहीं है कि आपको वो पकड़ के ले जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, कानून के अंतर्गत जितना भी प्रावधान होगा सजा का, मान लीजिए कोई भी क्राइम है, मान लीजिए आपने चोरी की है, उसके लिए 6 महीने का जेल का प्रावधान है, तो वो 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं रख सकते हैं कि आपको ज्यादा 1 साल की सजा दे दे या 1.5 साल की सजा के लिए रख दे, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। ये आपका राइट है कि जितना भी कानून के अंतर्गत उसके सजा का प्रावधान रखा गया है उतना ही आपको भुगतना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज के लिए दोहरी क्षति नहीं होगी। मान लीजिए आपने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद आपको 20 साल की सजा हुई, 20 साल की सजा के बाद आप जब निकल के आए तो दोबारा आपको पुलिस उस चीज को रिलेटेड दोबारा सजा देने की हकदार नहीं होगी। यानी कि आप कोई भी क्राइम करते हैं, उस क्राइम को करने के बाद आपने अपनी सजा को भुगत ली है, उसके बाद आप दोबारा उस चीज को फिर से भुगतेंगे नहीं, दोबारा आपको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि पुलिस आपको ले जाती है और एक बार सजा के बाद आपको परेशान करती रहती है और आपको नॉलेज ना होने के चलते आप पुलिस के जो है शिकंजे में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी कानून के अंतर्गत अगर आपने कोई भी ऐसा क्राइम किया है जो आप जिसके लिए आपने सजा को भुगत लिया है, तो आपको दोबारा उस चीज को लेकर के क्षति नहीं होगी, आपको दोबारा सजा नहीं दी। अनुच्छेद आपके 20 के अंतर्गत तीसरा भाग स्व अधिशंसन नहीं। स्व अधिशंसन नहीं का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग रही है, फिर से समझिएगा कि स्व अधिशंसन का मतलब हुआ कि पुलिस आपको जबरदस्ती किसी आपके द्वारा किए गए अपराध के लिए आपको साक्ष्य नहीं बना सकती है। मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं पुलिस कस्टडी में मौत हुई, ये तमिलनाडु में कई घटनाएं निकल के आई, उत्तर प्रदेश में निकल के आई, और अभी जय भीम में हम लोगों ने देखा था, मूवी आई थी, उसमें यही चीज दिखाई गई है कि उसने क्राइम किया भी नहीं था, उसको जबरदस्ती मार करके खुद ही वो अपने विरुद्ध एक साज के रूप में प्रस्तुत हो जाए। तो ये यहाँ पे आपका राइट होगा कि अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेकर के इस तरह के काम करने के लिए आपको बाधित करती है, आपके ऊपर प्रेशर डालती है, तो यहाँ पे आपका राइट होगा कि स्व अधिशंसन का अधिकार है, यानी कि स्व अधिशंसन नहीं करेगी कौन, पुलिस, अभियुक्त। ठीक समझ में आया? तो ये चीज आपका अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखी गई। अब इसके अंतर्गत भी कुछ मामले थे, इसको समझिएगा। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010 का मामला था, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफी है और ब्रेन प्रिंटिंग है, ये चीजें आपकी एक तरीके से निषिद्ध रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भी आपके स्व अधिशंसन के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा कि सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का मामला था, और एक मामला और था, ये 2002 का था, मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेस जेड का 2002 का। इसके अंतर्गत कहा गया था कि अगर डीएनए टेस्ट होता है तो वो आपका स्व अधिशंसन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ये दोनों केस थे, एक मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेस जेड का 2002 का और सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का।
ये आप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई पूर्व पद प्रधान नहीं, दोहरी क्षति नहीं और स्वाधिशंसन नहीं। ये वही चीज है जो आपको राइट प्रदान करता है, आपको राइट देता है पुलिस से भी आपको बचाने के लिए भी, साथ में एक नागरिक होने के नाते भी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो आज हमने अनुच्छेद 19 को और अनुच्छेद को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है और विस्तार से हमने जाना भी है और अपने राइट को समझा भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होगा। तो इस क्लास रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।